वागड़त एकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी के हम एक्ट्स पढ़ रहे थे। 1919 के भारत शासन अधिनियम तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद भारतीय राजनीति में बहुत सारे बदलाव आए। तो ये तस्वीर है 1935 के भारत शासन अधिनियम की, जो आज हम पढ़ेंगे। उसके बैकग्राउंड को भी हम पढ़ेंगे कि 1919 से 1935 तक भारतीय राजनीति में किस तरीके के बदलाव आए, चेंजेस क्या क्या है। सबसे बड़ा चेंजेस तो डॉन की एंट्री, महात्मा गांधी की एंट्री हो गई। महात्मा गांधी की एंट्री इस प्रकार हुई कि उसने न केवल भारत की आज़ादी के ढांचे को या संरचना को बदला, आज़ादी दिलाने के तरीकों को बदला, अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनको भी बदलने में भरपूर योगदान दिया। क्योंकि जब आप सीरीज में ये पढ़ोगे कि 1919 से लेके अगर 1935 तक के बाद की बात की जाए और ये 1947 तक बात की जाए, तो अंग्रेजों की सोच एकदम से बदल चुकी थी। वो सोच इस तरीके से तो नहीं देखी जा सकती कि अंग्रेज बहुत पॉजिटिव सोचते थे, और कुछ लोग तारीफ करने वाले बोल भी देते हैं कि ये वाला गवर्नर जनरल बेस्ट था। हो सकता है कि कुछ इंसान बेटर हो, पर वो नियुक्त किसके द्वारा थे, उनका नीति निर्माता कौन थे, उनको नियुक्ति करने वाले कौन थे, उनकी तो सोच सही नहीं थी। तो 1919 से पहले या 1919 के बाद भी भारत में राजनीति में अगर सुधार किए गए तो वो सुधार इस प्रकार प्रेरित थे जिससे अंग्रेजों का भला हो, अंग्रेजों की नीतियां चलती रहे, अंग्रेजों का शासन चलता रहे। वो तो उनकी मजबूरियां हो गई, जिससे हम आज भी फिर तारीफ कर देते हैं कि अंग्रेजों ने ये किया वो सुधार। उन सुधारों के पीछे बहुत बड़ी कहानी रही होगी। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जब 1919 के बाद चेंजेस हुए, 1919 के भारत शासन अधिनियम के बाद बदलाव हुए, गांधी जी के भारतीय राजनीति में एंट्री हुई, तब अंग्रेजों को ठीक ठाक ये लगने लगा था कि या तो भारत से जाना पड़ेगा या कुछ सुधार किए जाए जिससे थोड़े दिन और टिक जाए। उन्होंने मतलब भारतीय राजनीति में ऐसा नेता पैदा करने की कोशिश की, ऐसे नेताओं को उभारने की कोशिश की जो जिनको राजनीति का या कुर्सी का स्वाद लग जाए। जस्ट लाइक नीतीश कुमार, कि एक बार ऐसे सुधार कर दो हल्के फुल्के जिसमें उनको हल्की सी पावर दे दो, उनको फील आएगा मुख्यमंत्री हूँ, और मुख्यमंत्री का फील लेते रहते वो जनता के स्वार्थ भूल जाएगा, जनता के हित भूल जाएगा, अपने हितों को ऊपर रखेगा। अंग्रेजों की पॉलिसी इसी से बनती गई। 1919 से लेकर आप 1935 तक पढ़ते जाओगे, और 1935 का एक्ट तो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाया। उससे ये देख सकते हो कि उन्होंने किस तरीके से भारतीय राजाओं को स्वायत्ता दी। तो तारीफ करने वालों का तो एक अलग तरीका होता है, किस तरीके से तारीफ करते थे वो अलग बात है। पर हम तो एक्ट पे जाएंगे कि एक्ट किस तरीके से बना और एक्ट में क्या कमियां थी जिससे एक्ट कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो हम पढ़ चुके थे 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। 1919 के पढ़ने के बाद 1919 में काफी ठीक सुधार हो गए थे, क्योंकि जब ये लगने लगा था, जो तिलक है, एनी बिसेंट है, ऐसे नेता भारतीय राजनीति में थे जिन्होंने सुधारों की पुरजोर कोशिश की। उसके बाद बड़ा बदलाव आया, गांधी जी का युग, गांधी युग का आरंभ हुआ। स्वाधीनता संग्राम का ढांचा ही बदल गया। अब इस टॉपिक को अगर देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा जा सकता है, और ये जो बैकग्राउंड पढ़ोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में ठीक ठाक पढ़ा जाता है। पर अगर पॉलिटिक्स से कनेक्ट करके पढ़ना चाहो तो 1935 को समझने के लिए आपको कम से कम कॉन्सेप्ट ये समझ आना चाहिए कि पहले की स्टोरी या बैकग्राउंड क्या रहा होगा, उस बैकग्राउंड से क्या चीजें बदली थी। 1935 के बाद चीजें बदली, और गांधी जी के बाद चीजें बदली, और गांधी जी ने कुछ ठीक ठाक मूवमेंट चलाए, सत्याग्रह चलाए, जो भी उन्होंने जन आंदोलन चलाए, तीन तरह के आंदोलन चलाए उन्होंने। खिलाफत चलाए, खेड़ा सत्याग्रह चलाए, और दूसरा असहयोग आंदोलन चलाया। तीनों आंदोलन चलाए। पर इनके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय राजनीति में एक ये हो गया कि पॉलिटिकल गैप आ गया, और उस पॉलिटिकल गैप में क्रांतिकारियों का दबदबा बढ़ा। क्रांतिकारियों में आप पढ़ते हो सब लोगों को, जिनमें आता है आपको चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उन लोगों का दबदबा बढ़ा। क्योंकि 1924 तक आते आते ये हो गया कि कांग्रेस में एक दल का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं हम स्वराज्य पार्टी। कांग्रेस का विभाजन गांधी नहीं होता तो 1924-23 में और हो जाता, पर गांधी जी ने तरीका निकाला, और दो नेताओं सीआर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू,
इन दोनों को बोला बोला कि भाई आप अगर आपको चुनाव लड़ना है, विधानसभाओं में आपको जाना है, तो आप चुनाव लड़ सकते हो, पर ऐसे नहीं कि कांग्रेस को छोड़ दो। आप कांग्रेस में रहते हुए अपनी पार्टी बनाओ। और ये उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, ये कांग्रेस में सचिव थे। इन्होंने जो स्वराज्य दल बनाया, इसके अध्यक्ष ये बने, सचिव ये बने, कि आप कांग्रेस में रहो, कांग्रेस में रहते हुए आप अपनी नीतियों पे काम करते जाओ, नीतियों में जो भी सुधार करना है आप करते जाओ। तो ये पार्टी बन गई, और इस पार्टी के बनने के साथ ही ये हो गया स्टार्ट। क्योंकि जब आप वो पढ़ते हो जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद ये चोरा चोरी कांड के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद चोरा चोरी कांड हुआ। चोरा चोरी कांड के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो ये लोग नाराज हो गए जो गांधी जी के साथ जुड़े थे, युवा लोग थे, पर नाराज हो गए कि हम तो इस उम्मीद से जुड़े थे कि 1 साल में स्वतंत्रता मिल जाएगी, और आपने तो 1 साल लड़ा के फिर बोल दिया कि अभी रेस्ट चाहिए, संघर्ष विराम, संघर्ष की रणनीति चाहिए। गांधी जी की रणनीति है, उसको बोलते संघर्ष विराम संघर्ष रणनीति। संघर्ष होना चाहिए, थोड़ा विराम होना चाहिए, क्योंकि जनता के पास हमेशा ये नहीं होता कि हमेशा संघर्ष उनको जनता कर सके। उनके पास ताकत लगाने की एक लिमिट होती है, जनता संघर्ष करती है, उनको थोड़ा सा गैप चाहिए होता है, उसके बाद वापिस संघर्ष करो। इनका था कि संघर्ष को कंटिन्यू करो, बढ़ते जाने दो, और जब सामने वाली पार्टी कमजोर हो, अंग्रेज कमजोर हो, उन पे जोरदार प्रहार करना चाहिए, जो गांधी जी के विचारों के आसपास नहीं थे, गांधी जी के विचारों के खिलाफ मान लो कुछ मामलों में। तो ये चरण चला लगभग 1929 के आसपास तक। 29 तक ऐसा हो गया कि लगभग क्रांतिकारियों, वो सब जो समाजवादी थे, समाजवादियों में तो मान लो कि कुछ उग्रवादी समाजवादी थे, कुछ उदार समाजवादी थे। समाजवादी जो मार्क्सवादी या समाजवाद बोलते हैं, उदार वालों में तो अपने बोल दो कि जवाहरलाल नेहरू थे, उदार समाजवादी नेता थे, जो ये मानते कि समाजवाद का ढांचा होना चाहिए, समाजवादी योजना होना चाहिए, पर आंदोलन का तरीका अहिंसक होना चाहिए। बहुत ज्यादा हिंसक गतिविधियों में नेहरू भरोसा नहीं करते थे। दूसरा खेमा था तो कि भाई कुट्टो, वो थे बोस, या भगत सिंह को बोल दो, अगर उनको समाजवाद पे उनका गहरा विश्वास था तो भगत सिंह। 1929 तक ये हो गया, अंग्रेजों ने जन विधेयक पारित किया था, ऐसा पब्लिक सेफ्टी एक्ट पारित किया, और उस एक्ट के साथ ये हो गया कि हम आपके जो आंदोलन की मांगों को, कुछ मांगों को मान लेंगे, आपको ये आंदोलन खत्म करने पड़े। और कानपुर षड्यंत्र के बाद, दिल्ली षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, मेरे षड्यंत्र के बाद अंग्रेजों ने लगभग सभी क्रांतिकारियों को या तो गिरफ्तार कर दिया या उनको फांसी की सजा दे दी। इस टाइम में सबसे ज्यादा फांसी की सजा इस समय में हुई है भारत में, अगर ऑफिशियल रूप से देखा जाए। पहली फांसी की सजा हुई वो पता भी नहीं लग पाई, पर इस समय में सबसे ज्यादा फांसी की सजाएं जो पॉपुलर हुई थी वो वाली इस समय में हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि नवंबर 1927 में एक घटना हुई। वो 1929 तो साथ में इसलिए बता दिया, नवंबर 1927 में भारत में एक आयोग आया जिसको हम बोलते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इसका औपचारिक नाम था, इसका नाम साइमन कमीशन तो हम लोगों ने रख लिया क्योंकि ये साइमन को हमको हाईलाइट करना था कि भाई यहाँ अंग्रेज ही है, सातों सदस्य है इसमें वो अंग्रेज है, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसकी नियुक्ति कैसे हुई वो आपको बताता हूँ। इसका ऑफिशियल नाम था भारतीय विधिक आयोग। जब आप 1919 का एक्ट पढ़ते हो तो 1919 के एक्ट में एक लाइन लिखी गई है कि इस एक्ट में 10 साल बाद इस एक्ट को रिव्यू किया जाएगा, वापस चेक किया जाएगा कि इस एक्ट ने 1919 के एक्ट ने कैसा परफॉर्म किया था, कि 10 इयर्स या 10 साल बाद इसको रिव्यू किया जाएगा। एक अंग्रेजी दल आएगा वो इस एक्ट को रिव्यू करेगा। हालांकि इसमें यह नहीं बताया कि अंग्रेजी दल आएगा, इसने बोला कि 10 कुछ सदस्यों का एक दल होगा, विधिक आयोग बनेगा, वो इस एक्ट को रिव्यू करेगा। और जब 1929 के आसपास कोई एक्ट बनेगा 10 साल बाद, 1929 में बने, 1935 में बनेगा, जो भी बनेगा उसको रिव्यू करके इसमें जो कमियां है, जो लूप होल्स है, माइनस पॉइंट है, उनमें सुधार इस दल की रिकमेंडेशन के आधार पर। तो ये भारतीय जो विधिक आयोग है, साइमन कमीशन है, ये 1919 एक्ट का पार्ट है।
1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए ये दल आया था। पर अंग्रेजों ने भारत में जब जब क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी और भारतीयों ने जब गांधी जी ने यह बोल दिया कि 1919 का एक्ट है वो मात्र छलावा मात्र है, तब अंग्रेजों को लगा कि एक जल्दी से कुछ विधिक आयोग नियुक्ति की जानी चाहिए। तो 1929 की बजाय उन्होंने 1927 में 2 साल पहले ही एक दल भेज दिया, घोषणा कर दी। क्योंकि जो भारत सचिव थे बिरकन हेड उसमें भारत सचिव थे बिरकन हेड, उनका यह मानना था कि भारतीय वो स्वशासन के योग्य है ही नहीं। अगर भारतीय स्वशासन के योग्य होते तो फिर 7 सदस्य नहीं भेजते हम तो कोई 2-4 सदस्य भेज देते, 3-4 उधर से ले लेते। अगर है तो वो अपने आप को साबित करके दिखाए, वरना हम रिव्यू के लिए एक दल भेज रहे हैं, उस रिव्यू दल में अगर जो भी डिमांड होगी आपकी वो उसको बता देना, आप तो योग्य हो नहीं। तो ये मतलब कुल मिला के भारत की स्वाधीनता के खिलाफ आदमी था, उल्टा पुल्टा बयान देता था। तो इसने बिरकेन हेड ने बोल दिया और भारत सचिव के द्वारा ये दल की नियुक्ति की गई। हालांकि महारानी के द्वारा की गई थी, भारत सचिव और गवर्नर जनरल जो इरविन है उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर यह नियुक्ति की गई। 7 सदस्यीय दल आया जिसके हेड थे सर साइमन। ठीक है, अब ये दल आया, इसके खिलाफ में भारत में बहुत ज्यादा विरोध हुआ कि जो विरोध इस बात पे हुआ कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट विरोध था कि आप कानून तो बना रहे हो भारतीयों के लिए और सदस्य सातों अंग्रेज, कैसे समझेंगे भाई हमारी समस्या क्या है। उनको जाओ जाके बताओ, और उनको बताते बताते वो कोई सुनते हैं कोई बात, ऐसी कमरों में बैठे रहते हैं, तो उनको कौन कैसे समझाएगा। तो इनके खिलाफ प्रदर्शन में लाला लाजपत राय की मौत हो गई। भाई आंदोलन कर रहे थे, उनके लाठियों से उनको पीटा और उनकी थोड़े टाइम बाद मौत हो गई इनके आने के बाद। तो भारत में इसके बाद जब बिरकेन हेड ने ये तो साइमन कमीशन का हो गया, तो भारतीयों ने यह साबित किया कि आपको सिर्फ वहम है कि हम भारत में स्वशासन के योग्य नहीं है, पर हम भी स्वशासन के योग्य हैं। और इसमें नेहरू, मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, वो उस टाइम कांग्रेस के बड़ा नेता थे, वकील थे, इंटेलेक्चुअल आदमी थे। इन्होंने भारतीयों को या कांग्रेस को इकट्ठा किया और अपनी ये अध्यक्षीय भूमिका निभाई कि नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने में। और ये है कि इसके विपरीत या इसके अल्टरनेट के रूप में भारतीयों की जो डिमांड है या भारतीयों का कैसा संविधान होना चाहिए, कैसा खाका होना चाहिए, वो तैयार करने के लिए एक पत्र तैयार किया, रिपोर्ट तैयार की। और इस रिपोर्ट को सभी दलों से मनाने की कोशिश की, जिसमें मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो, दलित हो, महिला हो, सब इसमें सब तरीके की चीजें रखी गई। पर इसके बाद भी अंग्रेजों ने एक चाल चली और जिसमें सामने खड़े हो गए जिन्ना। जिन्ना ने बोला कि इस रिपोर्ट में जो डिमांड है वो हमारी मुस्लिम लीग की मांगों को फुलफिल नहीं करती। तो इन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे, 12-13 प्रस्ताव रखे, संशोधन के प्रस्ताव। और जो जिसको इन्होंने माना नहीं, और ये नेहरू रिपोर्ट है वो खारिज हो गई। मान ली मतलब ये है कि इन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया, अलग अलग गए और अंग्रेजी ने बोला देख लिया। बिरकेन हेड ने ये बात सही बोली थी, इनके लखन ही नहीं थे साथ में बैठने लायक। ये थोड़े दिन बैठा और भाग गया वापस, जिन्ना था वो वापस भाग गया। तो इन दोनों के बीच बनी नहीं, या पूरे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बनी नहीं। जिस भी तरीके से इनका एक्ट पारित होने की जो गुंजाइश चल रही थी, संविधान बनने की जो चल रही थी, संविधान सभा के लिए, डोमिनियन स्टेटस के लिए, वो सारी दरी की दरी रह गई। उसके बाद आता है आपके नेहरू रिपोर्ट हो गई, और गांधी जी ने इसके बाद बोला कि आप छोड़ो मैं देखता हूं। तो गांधी जी ने एक 11 सूत्री डिमांड रखी। गांधी जी ने बोला हमारे ऐसे ऐसा कुछ फॉर्मूला है जिसको हमें आपको मानना चाहिए। टैक्सेस कम करना चाहिए, भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार होना चाहिए, भारतीयों के ऊपर जो कृषि पर कर लगता है वो कम होना चाहिए, जमींदारों को अधिकार कम करना चाहिए और भारतीय किसानों के अधिकार बढ़ने चाहिए, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ने चाहिए, और
स्वाधीनता के प्रयास लगातार करने चाहिए। गवर्नर जनरल को बोला ऐसी डिमांड है हमारी, ये बोला नहीं मानता, तो गांधी जी ने बोला कि मैं तो आंदोलन करूंगा। और गांधी जी ने बार बार ये टाइम दिया कि इतनी तारीख को करूंगा, इतनी तारीख को करूंगा, एक दो बार बोला उसने, बोला कर लो, जितनी तारीख को करना है आपको आंदोलन कर लो, हम तो तैयार है, हमारे पास पुलिस है, फोर्स है, आर्मी है, सेना है, सब कुछ है, आप आंदोलन करो। तो गांधी जी ने आंदोलन चलाया। मूवमेंट जिसको बोले सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। और ये आंदोलन भारत की राजनीति में बोलते हैं 1942 से पहले का सबसे पावरफुल आंदोलन था, क्योंकि इसमें समाज का हर तबका शामिल हो गया। मूवमेंट, महिलाएं शामिल हो गई, बच्चे शामिल हो गए, बूढ़े शामिल हो गए, बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ दी। तो ये भारत में सबसे बड़े आंदोलनों में शामिल हुआ। और अंग्रेजी सरकार थोड़ा थोड़ा परेशान तो हो ही गई कि भाई अब तो मांगे कुछ तो माननी पड़ेगी। और अंग्रेजों की लगातार कसमकस चल रही थी कि गांधी जी इतने लेवल पे आ गए कि उनको या तो मांगे मान लो, वही तो है कि दो धारी तलवार की बांधी, कि मांगे मान ली तो गांधी जी का लेवल बढ़ जाएगा, और नहीं माननी तो अंग्रेजों का लेवल छोड़ो जाना पड़ेगा, झोला लेके चल दिए टाइप में कुछ हो जाएगा। तो अंग्रेजों के दोनों साइड की कसमकस थी, पर थोड़े थोड़े उन्होंने प्रयास किए कुछ अल्टरनेट खोजने के। अल्टरनेट कैसे खोजे उन्होंने, ये स्टोरी के बाद आपको ये समझ आएगा कि लास्ट में एक चीज हुई, वहां से 1935 का एक्ट बनना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे बस आप 2 मिनट वेट करो, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों जरूरी है ये इतनी स्टोरी, फालतू में इतनी की जरूरत ही नहीं थी, पर क्यों सुननी है आपको, क्यों बतानी है, ये इतनी बाद में समझ आएगी आपको। और यहाँ पे साइड में अंग्रेजों ने एक शुरुआत की, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको आप बोलते हो गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलनों का सिंपल सा उद्देश्य यही था कि गांधी जी के विरोध में या गांधी जी के विकल्प में जो भी नेता है उनको बुलाया जाए, लंदन में आयोजित की, और बुला के ये साबित किया जाए कि गांधी जी की जरूरत नहीं है भारत को, ये नेता भारत में ज्यादा सुधार कर सकते हैं। और इन मीटिंगों में बार बार तीनों जो गोलमेज, ये पहला हुआ, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर गए। अंबेडकर का ये मानना था कि स्वतंत्रता बाद में, पहले हमें स्वतंत्रता दो, दलितों को स्वतंत्रता पहले मिलनी चाहिए। अगर अंग्रेज चले गए और दलितों को स्वतंत्रता नहीं मिली तो आजादी के बाद तो कभी नहीं मिलेगी। तो अंबेडकर तो, भीमराव अंबेडकर है, वो तीनों सम्मेलनों में गए। तो अंग्रेजों ने ये सोच लिया कि आबादी का एक 20% 15% वर्ग तो अपने कवर हो गया। राजाओं को बुलाया, देसी राजा, कि भारत के सारी रियासतों के राजा अगर आ जाएंगे तो ये भी एक विकल्प हो जाएगा। मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं को बुलाने का प्रयास किया। ये जो उस टाइम हिंदू महासभा तो नहीं थी, उसका जो ये मान लो हिंदू महासभा थी, तो हिंदू महासभा जैसे संघ है, उनके भी कुछ नेताओं को बुलाने के प्रयास किया गया। हालांकि कुछ उसमें से गए, कुछ नहीं गए, पर गांधी जी इस आंदोलन में, गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए और भारत में लगातार आंदोलन करते रहे। ये सम्मेलन हुआ, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, गए और आगे अंग्रेजों के सामने ये हो गया कि जब गांधी जी ही नहीं है, देन भारत को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी नहीं है। पूरा भारत के सारे नेता एक तरफ, गांधी जी उनसे भारी, उनका पलड़ा और भी भारी। तो गांधी जी के नहीं शामिल होने से ये गोलमेज सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। तो इस गोलमेज सम्मेलन होते होते ये हो गया कि गांधी जी से अब तो बात करनी पड़ेगी, और अब इनके बीच हुआ गांधी और इरविन समझौता।
गांधी और इरविन समझौता ऐसा था, इरविन थे भारत के गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जैसे ही भारत में गवर्नर जनरल इरविन था, गांधी जी से कभी बनती कभी नहीं बनती, पर ऊपर से ऑर्डर आया कि नेताजी के पास जाओ और उनको मनाओ। तो इनके बीच कुछ समझौता हुआ जिसका नाम होता है दिल्ली समझौता। भी दिल्ली समझौता या दिल्ली समझौता बोलते हैं। इनके बीच इस बात को लेके समझौता हुआ, इस बात को लेके समझौता हुआ कि भारत में जो गांधी जी की 11 सूत्री मांग थी, 11 सूत्री में उसको इंप्लीमेंट की जाए। मैं आपको पूरी मांगे इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि पॉलिटी की क्लास है। 11 सूत्री मांगे वो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बता सकते हैं, वो टॉपिक आएगा जब। ये पूरी स्टोरी बताने में तो 10 दिन लगेंगे, 5-7 दिन के टॉपिक है पूरी सारी चीजें पढ़ने में। 11 सूत्री मांग में एक मांग है वो नहीं मानी थी, वो थे भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी की सजा दी गई उसको माफ करना। और इस बात को लेकर ये गांधी इरविन समझौते का टाइम लाइन थी, चाहे जनवरी 31 में कितने में थी या मार्च 31 आपको बता दें, 25 जनवरी 1931 को, ठीक है। 25 जनवरी 1931 को तो मिलने गया शायद, 5 मार्च को, हाँ। 25 जनवरी को गांधी जी को जेल से निकाला बाहर, और 5 मार्च को है वो इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। इनमें एक मांग नहीं मांगनी थी, वो थी भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को जेल से बाहर निकालने की। और इस बात को लेकर गांधी जी का भयंकर विरोध हुआ। जब लाहौर अधिवेशन में सम्मिलित होने जा रहे थे तो गांधी जी का भरपूर तरीके से रेलवे स्टेशनों पे हर जगह विरोध हुआ, क्योंकि तब तक फांसी दी जा चुकी थी भगत सिंह को। और भगत सिंह की फांसी से लोगों को यह लगा कि गांधी जी चाहते तो बचा सकते थे, पर वो अंदर की बातें कैसे क्या हुई, गांधी जी नहीं बचा पाए। गांधी जी ने भरपूर कोशिश की पर किसी भी तरीके से नहीं बचा पाए। इरविन ने साफ मना कर दिया, अंग्रेजी सरकार ने साफ मना कर दिया, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो वाला मुकदमा नहीं है, पहले का जो गोलीबारी की थी वो अलग मुकदमा है, विधानसभा वाला मुकदमा नहीं है। ये कर आके उनको फांसी दे दी किसी भी तरीके से। पूरी स्टोरी वो जानने के लिए तो भगत सिंह के बारे में पढ़ना जरूरी है आपको, पर फिर भी आपको इतना समझ आ जाएगा कि गांधी जी फांसी नहीं बचा पाए और ये विरोध का कारण बना। और गांधी इरविन समझौते का सिंपल मतलब या संबंध इस चीज से था कि गांधी जी और अंग्रेजों के बीच कुछ बातों को लेके समझौता होगा, और ये अब बना था सेकंड गोलमेज सम्मेलन का कारण। गांधी इरविन समझौता ही गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था। बोल के तो यही लेके गए कि आपकी जो मांगे हैं वो आओ लंदन आओ आप, और वहां पे सम्मेलन होगा दूसरा वाला, और इस बार आप मौजूद रहोगे और भारतीयों का पक्ष आप रख दोगे। कहते हैं कि इस आंदोलन में जाते जाते गांधी जी को आइडिया था कि कुछ नहीं मिलने वाला। गांधी जी हमेशा नेगेटिविटी के लिए या नेगेटिव जो होने वाले थे उसके लिए ज्यादा प्रिपेयर रहते हैं, उनको हमेशा ये पता रहता था, इसलिए वो भड़कते नहीं थे ज्यादा। ऐसे नहीं कि ऐसे कैसे हो गया, तो प्रिपेयर ये थे कि कुछ अंग्रेजों से हासिल नहीं होने वाला है। हो सकता है कि थोड़ी कुछ चीजें मान ली जाए या एक थोड़ा टाइम मिल जाए अपने को, संघर्ष का विराम का टाइम मिल जाए, भारतीयों को थोड़ा सा जोश बना रहे। गोलमेज सम्मेलन में गए और गांधी जी का रूढ़िवादी उदारवादी सभी दलों के नेताओं ने विरोध किया, और यहाँ पे समझौते का परिणाम जीरो रहा। थोड़ी एक दो चीजें मान ली पर कुछ भी खास तरीके से कोई रिजल्ट नहीं रहा। और गांधी जी आते ही इस समझौते से आए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से आते आते ही, बड़ा डेट ही बता देता हूँ आपको, मुझे डेट वाला तो 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर, ये सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 को। गांधी जी ने आते आते ही बोला कि बस धोखा हो गया, और आते ही वापस मूवमेंट स्टार्ट किया।
मूवमेंट स्टार्ट करने के साथ ही वो हो गया कि भाई अंग्रेज इस बार तो रेडी भी थे कि हम ऐसा करेंगे, गांधी जी वापस मूवमेंट, गांधी अंग्रेज भी रेडी रहते हैं, गांधी जी और अंग्रेजों का ठीक था, गांधी जी इधर से आंदोलन करने के लिए रेडी रहते हैं, वो उधर गिरफ्तारी के लिए, और इनको तुरंत ही आंदोलन होते होते इनको गिरफ्तार कर लिया, स्टार्ट हुआ इनको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद की चीजें आप शॉर्ट में इतना समझ लो कि काम की नहीं थी, बीच बीच में क्या हुआ वो छोड़ो, मेन काम की चीज अब पढ़ते हैं कि मूवमेंट स्टार्ट हुआ और मूवमेंट चल ही रहा था कि उसके बीच में भी अंग्रेजों ने बोला कि अब वापस तीसरा वाला करेंगे, इस बार कुछ ठीक फील हो रहा है, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ वापस। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो एक रिपोर्ट निकाली जिसको बोलते हैं श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर, और ये श्वेत पत्र ही जो 1935 है का एक्ट है वो श्वेत पत्र ही है। तो इसका पहला सवाल ये बन गया कि कौन से गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट है वो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम का आधार बनी। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन का जो रिपोर्ट पेपर निकला था, व्हाइट पेपर निकला था, श्वेत पत्र निकला था, उसकी रिपोर्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम का आधार बनी। वो रिपोर्ट की रिपोर्ट ही भारत शासन अधिनियम में पूरा का पूरा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टोरी जानने का पूरा पर्पज ये था कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन था, उसकी जो रिपोर्ट बनी, व्हाइट पेपर बना, वो गोलमेज सम्मेलन से जो रिपोर्ट बनी वो भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार बनी थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम में हुआ क्या था। ये तो हो गया यहां तक की स्टोरी। उन्नीस के भारत शासन अधिनियम को अगर आप दो तरीके से देखा जाओ कि सेंट्रल लेवल पे क्या चेंज हुआ और स्टेट लेवल पे क्या चेंजेज हुआ, तो पहले हम सेंट्रल लेवल का पढ़ लेते हैं। तो अंग्रेजों ने ऐसा बोल दिया था कि अब वक्त आ गया है भारतीयों को स्वाधीनता दी जाए, डोमिनियन स्टेटस दी जाए। उससे पहले जो इरविन की घोषणा थी उसमें ठीक ठाक तरीके से ये मेंशन कर दिया गया था उनकी घोषणा में कि भारत को कुछ डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दी जाएगा, कुछ स्वाधीनता दी जाएगी। तो सेंट्रल लेवल पे कुछ चेंजेस किए, उसमें पहला चेंज था वो था अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ किस तरीके का होगा? तो इसमें अंग्रेजों ने बोला कि आपके पास अभी भारत में तीन चार तरीके के प्रांत है। एक तो है ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ठीक है, वो इस अखिल भारतीय संघ में कंपलसरी रूप से या अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। दूसरे प्रांत है वो है मुख्य आयुक्त के प्रांत, जो आजकल के जो केंद्र शासित प्रदेश है वो उस टाइम के मुख्य आयुक्त के प्रांत थे, चीफ कमिश्नर के प्रांत। वो भी शामिल होंगे इस संघ में, सारे प्रांतों को, मुख्य आयुक्त के प्रांतों को शामिल कर। तीसरा मेन चीज थी जिसने बार बार अड़ाया वो थी देशी रियासतें। ठीक है, इन ये शामिल हो भी सकती थी या नहीं भी हो सकती थी। इनके पास पावर थी कि ये चाहे तो शामिल हो सकती है, नहीं माने तो मत शामिल हो सकते हो, पर तीनों के साथ ही अखिल भारतीय संघ बनेगा। ये शामिल होने का दो आधार दिए कि जिन जो सारी रियासतें मान लो 100, और इनमें अगर 50
प्लस रियासतों वाले जो भाई टोटल करके 50 प्लस रियासतों वाले जो सम्राट है राजा है वो बोलते शामिल होना है तो शामिल हो जाएगी, नहीं शामिल होना है तो नहीं होगी। अगर सबकी जनसंख्या है 100 और आधी जनसंख्या से अधिक वाले 50 वाले बोल देंगे जनसंख्या 2000 दी है। एक तो इनकी सीटें भाई आधी रियासतों के कुल आधी रियासतें को पावर रखते हैं, तवज्जो रखते हैं वो लोग। दूसरे थे कि भाई जिनके पास आधी रियासतों की जनसंख्या है वो बोल देंगे शामिल होना है तो होंगे, नहीं होना तो नहीं होने। तो इन लोगों ने आधी क्या सारों ने बोला नहीं होना शामिल, और इस वजह से यह संघ कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। और 1946 तक है ना भारत का जो अखिल भारतीय सिस्टम है, जो सेंटर का सिस्टम है, वो 1919 के एक्ट तक के आधार पर ही चलता रहा। केंद्र में जो ये अखिल भारतीय संघ का जो ढांचा था वो कभी अस्तित्व में आया ही नहीं 1935 वाला, तो वो 1919 के हिसाब से ही चलता रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई इस तरीके से, और ये प्रांतों को शामिल करने की कोशिश की पर शामिल हुआ ही नहीं। दूसरी थी इनको एक दिया गया था जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जो सम्मेलन के लिए पत्र था, इंस्ट्रूमेंट था, जिसको बाद में वल्लभ भाई पटेल ने काम लिया था भारत की रियासतों को शामिल करने के लिए कि भाई हमारे पास सेंटर के पास 3 पावर रहेगी, संचार, रक्षा और एक पावर कौन सी थी, गृह मामलों की 3 पावर रहेगी, बाकी पावर सारी राज्यों के पावर पास रहेगी। पटेल ने तो मना लिया, उससे पहले ये पत्र था, ये लेके गए नेहरू जी सारे लोग लेके गए, इन्होंने बोला नहीं मान रहे तो नहीं माना इनको। दूसरे नंबर पे 3 सूचियां, बनाई गई। पहली सूची थी संघ सूची, जिसपे सेंटर का हक होता था, केंद्र सरकार में जो मंत्री होंगे वो संघ सूची में कानून बनाएंगे, और जो अभी आज की संघ सूची चल रही है ठीक वैसी तरीके से संघ सूची थी। दूसरी थी राज्य सूची, तो राज्यों वाले राज्यों का कानून बनाएंगे। तीसरी थी समवर्ती सूची, इसमें ये दोनों बनाएंगे। एक थी अवशिष्ट शक्तियां जो आज भी है, भाई कि कोई भी ऐसी पावर है वो इन तीनों में शामिल नहीं है, उसको किस में शामिल किया जाएगा। मान लो कि कोई ऐसी चीज आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो यहां तक तो मेंशन की नहीं गई थी, नया विषय आ गया, तो किस में शामिल किया जाए। तो अभी होती है वो भारत सरकार के पास होती है, कि जो केंद्र सरकार है उसके पास अवशिष्ट शक्तियां होती है, ठीक है। पर अवशिष्ट शक्तियां कौन सी है ये निर्धारण अभी करता है सुप्रीम कोर्ट। उस जमाने में अवशिष्ट शक्तियां निर्धारण भी करता था गवर्नर जनरल, और अवशिष्ट शक्तियां थी भी गवर्नर जनरल के पास। सारी अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थी। ऐसी शक्तियां जिसका डिफाइन नहीं किया गया, जिनका विषयों में सही तरीके से विभाजन नहीं किया गया, वो शक्तियां सारी गवर्नर जनरल के पास थी। तो 3 सूचियों के बारे में भी आपको जानना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जानना है जो विधायिका है सेंटर की, मतलब संसद पे, वो कैसी थी। तो विधायिका भी 2 तरीके से बनाई गई, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। निम्न सदन आज का मान लो लोकसभा है, जिसका नाम संघीय सभा रखा गया था। और उच्च सदन का नाम रखा गया था राज्य परिषद। ये ना इतनी अजीब व्यवस्था बनाई अंग्रेजों ने, वो नीतीश कुमार के लिए ये व्यवस्था बनाई थी। ये देख लो, निम्न सदन में सदस्य रखे गए थे 250 सदस्य, वो तो हो गए इलेक्टेड,
इनका इलेक्शन कौन करेगा? वो करेगी राज्य विधान परिषद है, कि राज्य की विधानसभा इनको इलेक्ट करी, मतलब ये राज्यसभा की तरह कर दिया था। और 125 सदस्य वो होंगे, उनको नियुक्त किए जाएंगे राजाओं द्वारा, देशी रियासतों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। राजा बोलेगा ये 10 सदस्य अपना लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष क्या सॉरी लोकसभा का सांसद है, तो 125 सदस्य राजाओं को दिया गया सांसद बनाने के, 250 सदस्य विधानसभाओं के सदस्यों को दिया कि आप नॉमिनेट कर दो, इनको मनोनीत कर दो, इनका इलेक्शन होगा, पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। लोअर हाउस का तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, और अपर हाउस में दो तरीके से इसे विभाजन किया गया था। कुछ सीटें की थी 156 या 167 ऐसा कुछ, एक मिनट आपको शीट्स बता देते हैं। इसमें कुल थी 260, 156 थी उनका तो इलेक्शन होगा, और 104 है वो राजाओं द्वारा नॉमिनेटेड किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे राज्य। इसमें 104 हो गए, इसमें 125 हो गए, कुल मिला के यहाँ पे लगभग 40% सदस्य राजाओं के पास रह गए, वहां पे 33% सदस्य राजाओं के पास रह गए जो नॉमिनेट होंगे। ये सबसे खराब व्यवस्था बनाई थी अंग्रेजों ने, पता नहीं क्या गेम करके बनाई थी। इनमें भी ये वाले सदस्यों में जमींदारों के इतने होंगे, ये होंगे, वो होंगे, बहुत सारी चीजें इन्होंने पेंच डाल दिए थे, पेच डाल दिए थे। तो विधायिका में दो तरीके के हो गए कि उच्च सदन निम्न सदन बना दिए, और ये वाली चीजें सारी कर दी। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ो 80% जो फाइनेंस का मामला था उस पर वोटिंग का सिस्टम था ही नहीं। वो बजट में वही था कि गवर्नर जनरल जो तय करता वो गवर्नर जनरल के कंट्रोल में था। 80% फाइनेंस का, उसमें कोई राज्यों की चलती, इनको सेंटर की चलती, गवर्नर जनरल साहब जो जैसा बोलते वैसी ही फंडिंग चलती रहती, वोटिंग का पावर उनका ही चलता रहता था। तो ये व्यवस्था की गई थी। इसमें 3-4 चीजें ये मुख्य तौर पे है। इसमें एक तो अखिल भारतीय संघ हो गया, बाकी चीजें ये हो गई। उसमें कुछ रह गया तो बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें 2-3 पावर होगी। अनुदान की मांगे थी, जो अभी अनुदान की मांगे चलती है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स ऑफ डिमांड, वो भी गवर्नर जनरल के पास थी। गवर्नर जनरल के पास वोटिंग पावर थी। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था, ऑर्डिनेंस जो सत्र के साथ अध्यादेश जारी कर सकता था। आपातकाल की पावर दी गई थी, वो सारी पावर्स दी गई थी जो इतनी काम के नहीं है। अब उसके बाद आती है प्रांतीय स्वायत्तता। तो इसमें सबसे पहला बड़ा बदलाव किया गया था वो था ये बहुत ज्यादा बढ़ गई थी प्रांतीय स्वायत्तता। आपको ये देख लो कि इस टाइम थोड़ा सा ये हो गया कि प्रांतीय स्वायत्तता ठीक ठाक तरीके से मिल गई थी। जो 1919 में जो द्वैध शासन था, इनमें द्वैध शासन 1919 वाला, उसको खत्म कर दिया गया था। वो जो विषयों का द्वैध तरीके से विभाजन था, डायआर्की सिस्टम था कि एक आरक्षित विषय होंगे, एक हस्तांतरित विषय होंगे, कुछ विषय गवर्नर जनरल के पास रहेंगे, गवर्नर के पास रहेंगे, कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों नेताओं के पास रहेंगे। तो ये व्यवस्था समाप्त कर दी और सारे विषय वो ओपन कर दिए गए थे। सारे विषय कि भाई आप अब नेताओं मंत्रियों के, जो राज्य के सरकार के मंत्री है, उनके पास सारे विषय वो ओपन रहेंगे। पहला बदलाव तो ये हो गया था। दूसरा ये हुआ, राज्यों में, कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। भाई ये पहली बार किया गया था व्यवस्था आरंभ कि राज्यों में भी 2 सदन होंगे। 1919 में तो सेंटर में स्टार्ट किया गया था, और राज्यों में 1935 में गया द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ।
कुछ बड़े राज्यों में बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, उन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई। मध्य प्रांत, इन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई थी। ठीक है। और अब यह कर दिया गया था, इनके बीच जो आरक्षित विषय थे के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई थी। मामले में पूर्ण स्वतंत्रता। अब ये ना गवर्नर जनरल से फ्री हो गया थे कुल मिला के। गवर्नर जनरल होता है, उसकी पावर तो खत्म हो गई यहां पे। राज्यों के मामले में गवर्नर जनरल खत्म हो गया और उसकी जगह डायरेक्ट महारानी के कंट्रोल में आ गए। ब्रिटेन की महारानी थी, उसकी कंट्रोल में राज्यों के बारे में कोई भी कानून बनाएगी वो ब्रिटेन की महारानी बोलेगी, वही होगा। गवर्नर जनरल का कोई रोल नहीं रहा। इनकी स्वायत्ता इस कदर तक बढ़ा दी गई थी। ये ठीक स्वायत्ता थी। राज्यों के मामले में तो काफी ठीक स्वायत्ता दी गई थी कि भाई राज्य अपने मामलों में स्वतंत्र हो गए थे। स्वतंत्र, उनके विषयों का कोई हस्तक्षेप है वो कम हो गया था, ठीक ठाक तरीके से कम हो गया था। हाँ, एक ये चीज भी पढ़ लेते हो कि वुमेन्स को वोटिंग की पावर है राज्यों के मामलों में। वुमेन्स की वोटिंग है, वो आरंभ की गई। प्लस सीट्स रिजर्वेशन है, जो अभी आप सीटें पढ़ते हो कि भाई SC ST OBC के लिए सीट्स है, वो महिलाओं के लिए आरंभ की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। सीट्स रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स की व्यवस्था इस अधिनियम में आरंभ की गई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम में सीट्स रिजर्वेशन जो वुमेन्स के लिए वो आरंभ किया गया था। एक जो आप पढ़ते हो कि सांप्रदायिक पंचायत कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वो व्यवस्था इस एक्ट में आरंभ की गई थी। आरंभ की नहीं, उसको बढ़ावा दिया गया था। पंचायत को बढ़ावा दिया गया और उसमें दलितों और जातियों के आधार पर भी सांप्रदायिक पंचायत को देने का निर्णय लिया गया। ये तो इसकी मोटी मोटी बातें हो गई कि राज्यों के मामलों में इतनी होगी। सीटों के मामले में अलग अलग राज्यों के मामले में आती है, अलग अलग सीटें की विधानसभा में इतनी सीटें होगी, जो आज भी होती है। अभी भी फिक्स नहीं है कि भाई इस राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम दी हुई है। 500 न्यूनतम होनी चाहिए, इतनी 500 अधिकतम होनी चाहिए, न्यूनतम 40 होनी चाहिए। वो व्यवस्था उस जमाने में थी कि हर राज्य के अलग अलग हिसाब से जो गवर्नर जनरल तय करेंगे उस हिसाब से सीटें हो जाएगी, महारानी तय करेगी उस हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पे तो इतनी ही थी। अब इनके बाद ये हुआ कि अन्य प्रावधानों में पढ़ सकते हो आप, कुछ अलग प्रावधान किए गए थे, कुछ नहीं बैठा हुए मात्र थे। पर इनसे सवाल बहुत आते हैं। एक तो है वो RBI की स्थापना की गई थी। RBI की स्थापना की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम से आरंभ की गई थी। उस समिति का नाम भी है, समिति का नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा, वरना देख के बता दूंगा आपको, मैं भूल गया अभी समिति का नाम। RBI के लिए कुछ ऐसे अटपटा सा नाम है। एक है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, एक संघीय न्यायालय होगा। तीसरी हो गई लोक सेवा आयोग। दो तरीके के लोक सेवा आयोग बनाए गए थे, एक राज्यों में और एक सेंटर में। दो तरीके के लोक सेवा आयोग बनाए गए थे। इसमें एक प्रावधान यह किया गया था, 1935 से पहले क्या होता था, जो बर्मा का कंट्रोल है, बर्मा, म्यांमार बर्मा, और जो अदन है, अदन की खाड़ी वाला अदम, जो क्या बोलते हैं, यमन, ओमान, अदन, अदन की खाड़ी है, अदन और बर्मा का कंट्रोल है, वो भारत के द्वारा शासित होता था। कि भारत का जो अधिनियम होता था
वही बर्मा और अदन पे लागू होता था कि जो भारतीय प्रायद्वीप के देशों पे, वो भारत का सिस्टम, भारत में पाकिस्तान शामिल हो गया, बांग्लादेश हो गया, उधर बर्मा को भी साथ ही ले लेते थे। इस टाइम बर्मा को स्वतंत्रता कर दिया गया था और बर्मा का अधिनियम बना था बर्मा एक्ट 1935। इसके माध्यम से बर्मा का शासन इस एक्ट द्वारा रेगुलेट होने लगा। इन दोनों का शासन अपने अपने देशों के नाम पे होने लगा था। बर्मा और अदन को देशों को स्वतंत्रता कर दिया गया था। दो नए राज्य बनाए गए थे जो जिन्ना की डिमांड थी। ये जिन्ना की डिमांड के अकॉर्डिंग दो राज्य बनाए गए थे। एक तो सिंध, एक ये मान लो कि उड़ीसा में, वो दो नए प्रांतों का गठन किया गया था। प्लस जो नॉर्थ ईस्ट सीमांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत है, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, ये कौन सा प्रांत हो गया? जो वर्तमान पाकिस्तान है उसका जो अफगानिस्तान से टच होने वाला पार्ट है उसको उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत बोला जाता था, जिसके अपने वो पॉपुलर व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। गफ्फार खान, जिसको हम बोलते हैं सीमांत गांधी, सीमा के अंत, सीमा के पास रहने वाले गांधी, क्योंकि ये गांधी को आदर्श मानते और इन्होंने एक संगठन बनाया था लाल कुर्ती, रेड शर्ट मूवमेंट, और ये गांधी जी की परंपरा को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे। जब भारत आजाद हो गया तो उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई मैं तो इस देश में रह गया, इधर इस एरिया में रह गया, पाकिस्तान में रह जाता हूँ। भारत में तो ऐसा स्वतंत्रता सेनानियों को भारत रत्न दिया गया था और जिन्होंने इनको जेल भेज दिया है। 1965 में इनकी मौत हो गई थी। कुछ जगह इनका अपमान किया गया, इनको कोई भी अवार्ड नहीं किया, पाकिस्तान में इनको सम्मान बिल्कुल भी नहीं दिया। और ऐसे शानदार व्यक्तित्व को पाकिस्तान जैसे देश में रहने की सजा भुगतनी पड़ी है, पाकिस्तान में रहने का इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। इस मामले में बिस्मिल्लाह खान को या और कुछ लोगों को आदर्श बनाना चाहिए। जो बिस्मिल्लाह खान ने जब ऐसा बोलता है कि उस देश में, जिस देश में जिस जगह पे जन्मा हूँ, बनारस जैसी जगह पे जन्मा हूँ, वहां से बाहर निकलने का मैं सोच भी कैसे सकता। देश बनते हैं धर्मों के आधार पे, और मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे देश में जाना चाहिए वो जो धर्म के आधार पे बन रहा हो या धर्म के आधार पे कम कर रहा हो। मुझे तो इस बनारस घराने से प्रेम है, उसमें रहना। पर ये तो उधर बहुत ही दूर रह गए थे अफगानिस्तान के पास, और वहां पे रह गया तो पर इनको इतना सम्मान नहीं मिला। तो ये उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत बना था, जिसको एक गवर्नर के अंदर राज्य के रूप में बनाया गया। कुल मिला के उस समय का यूटी बना दिया इसको। यूटी सेंसिटिव जगहों पे बनते हैं, तो ये सारी चीजें हुई, इतने सारे उपाय हुए इसमें। और एक सबसे इस एक्ट की बात, मेन बात में ये देख लो कि सारी चीजें झुंझुना देने के बाद अगर इसकी एक लाइन में पढ़ो तो ये एक्ट बहुत रिजिड था, कठोर था। कैसे कठोर था? कि इस एक्ट के बारे में जो संशोधन है वो भारत में कर ही नहीं सकते। भारत में संसद बना दी, केंद्र बना दिया, द्विसदनीय व्यवस्था बना दी। इसका संशोधन अंग्रेजी पार्लियामेंट या लंदन की जो पार्लियामेंट है वही कर सकती है। अंग्रेजी पार्लियामेंट इस एक्ट को संशोधित कर सकती है। इस संशोधन का प्रस्ताव है वो भारत के लोग जरूर दे सकते हैं। भारत के संसद सदस्य जो लोअर हाउस अपर हाउस के, वो सिर्फ प्रस्ताव दे सकते हैं। संशोधन अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी संसद ही कर सकती है। इसमें कोई संशोधन है वो भारत सरकार या भारत संसद नहीं कर सकती। इसी कारण से ये नेहरू जी ने कहा था कि हमें ऐसी गाड़ी दी गई है जिसमें बहुत सारे ब्रेक है बट उसमें इंजन है ही नहीं, ऐसी व्यवस्था। और उसकी हाँ भर भी दी थी। वो लिनलिथ ने ये भी बोल भी दिया था कि भारत प्रशासन अधिनियम है वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा कुछ क्रांति आने वाली। ये हमारे शासन को थोड़ा सा समय तक आगे ले जाने के लिए हमने कुछ रिफॉर्म्स किए। वो उसी का एक भाग है कि अंग्रेजी शासन लंबे समय तक कैसा टिके, उसी परंपरा में हम आगे बढ़ रहे हैं। फालतू की उम्मीदें मत पालो। तो ये चीजें हुई थी कि बहुत ज्यादा रिजिड था। इसमें संशोधन है वो भारत सरकार नहीं कर सकती थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में इतने ही फैक्ट्स है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ये हो गए
कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, एक बार अपन शॉर्ट में देख लेते हैं। ये 1935 के भारत शासन अधिनियम जो तीसरे गोलमेज सम्मेलन था, उसका जो व्हाइट पेपर था, श्वेत पत्र था, उसके माध्यम से भारत शासन अधिनियम 1935 बना था। 1919 के एक्ट की परंपरा में एक लाइन दी गई थी 1919 के एक्ट में कि 10 साल बाद एक दल आएगा, एक आयोग बनेगा जिसका नाम भारतीय विधिक आयोग होगा, इंडियन लॉ कमीशन होगा। ये विधि कमीशन ठीक उसी तरीके से जो आजकल विधि आयोग में है कि 10 साल बाद होगा। वो दल रिव्यू करेगा 1919 के अधिनियम को और अगला अधिनियम में उस रिव्यू के आधार पर बनेगा। बट इन्होंने 2 साल पहले ही उसकी नियुक्ति कर दी थी, जिसको साइमन कमीशन बोलते हैं, जो नवंबर 1927 में आया था। उस साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया, लाला लाजपत राय ने विरोध किया। उसके बाद गांधी जी ने एक डिमांड रखी जिसको बोलते हैं 11 सूत्री मांग, कि 11 सूत्री मांग होगी। वो कैसे डिमांड रखी? गांधी जी की डिमांड से पहले आई थी वो नेहरू रिपोर्ट आई थी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट आई और जिन्ना जी ने उन्होंने कुछ हस्तक्षेप किया कि ऐसी रिपोर्ट में हमारे मुस्लिमों के लिए भी हित होने चाहिए, और वो रिपोर्ट अंग्रेजों ने नहीं मानी। उसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। गांधी जी के खिलाफ में कुछ नेताओं को खड़ा करने के लिए अंग्रेजों ने 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए, जिसमें पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में, जिसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी जी और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ जिसको नेहरू गांधी इरविन समझौता बोलते हैं, जो 5 मार्च 1931 को हुआ। आंदोलन को वापस लिया गया। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन गए, पर गांधी जी को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, तो गांधी जी वहां पे जब गए उनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, ज्यादा सम्मान नहीं हुआ, उनकी मांगों को नहीं माना गया। गांधी जी वापस आए, उन्होंने आंदोलन को वापस स्टार्ट किया और वापस स्टार्ट करने के बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन गांधी जी के बिना ही हुआ। यहाँ से इंडिया से कुछ देसी राजा चले गए, अंबेडकर चले गए या कुछ और सदस्य चले गए, पर गांधी जी नहीं गए। उसके बाद आंदोलन की गति चल रही थी, आंदोलन में लोगों की गांधी जी की गिरफ्तारियां चल रही थी और उसमें यह हो गया था कि आंदोलन वापस लेने से पहले अंग्रेजों ने तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो किया था उसमें एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया, जिसके माध्यम से 1935 का भारत शासन अधिनियम बना। और 1934 के आसपास जो सांप्रदायिक पंचायत के जो नेहरू पुनः समझौता था, वो गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ। क्योंकि जो भारत में अंग्रेजों ने एक चाल चली सांप्रदायिक पंचायत की परंपरा कि जो सीटें का बंटवारा है वो पहले तो धर्म के आधार पे हुआ था, फिर बोला कि हिंदू धर्म को डिवाइड कर दो, और हिंदू धर्म में दलितों के लिए एक सांप्रदायिक पंचायत की परंपरा आरंभ कर दी गई, दलितों के लिए अलग सीटें, जिसका विरोध गांधी जी ने आमरण अनशन के माध्यम से किया। और गांधी और अंबेडकर के मध्य पुनः पैक्ट हुआ, पुनः समझौता हुआ। उस पुनः पैक्ट के बाद गांधी जी ने एक यात्रा स्टार्ट की जिसको बोलते हैं हरिजन अभियान। हरिजन अभियान के दौरान गांधी जी ने वो जो वापस आंदोलन स्टार्ट किया उसको वापस ले लिया। क्या आंदोलन हरिजनों के लिए चलेंगे, अब देश के लिए ठीक हो गया कि स्वतंत्रता आंदोलन छोटा आंदोलन है, देश में जो लोग हैं उनको पहले स्वतंत्र किया जाना चाहिए, देश की आजादी उसके बाद आती है। गांधी जी का जब आंदोलन चल ही रहा था उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आ गया, उस पर हस्ताक्षर सब हो गए, संसद द्वारा पारित हो गया। उस अधिनियम में क्या क्या है वो चीजें भी जान लो। अधिनियम में केंद्र की स्तर पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ में 3 तरीके के राज्य होते थे, एक तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो आज के राज्य है, एक होता है मुख्य आयुक्त के प्रांत जो आज के यूटीज टाइप में राज्य है, तीसरी थी देशी रियासतें। कि इन तीनों को मिला के एक इस तरीके का संघ का निर्माण किया जाएगा जो एक अखिल भारतीय स्वरूप में होगा। पर देशी रियासतों ने मना कर दिया कि हमें तो शामिल नहीं होना है, हम तो ऐसे संघ में शामिल नहीं होंगे जो हमारे अधिकारों का सम्मान नहीं करता है या हमें कुछ पावर्स कम दी गई। तो अखिल भारतीय संघ का ढांचा 1946 तक अस्तित्व में नहीं है। 1946 तक 1919 के एक्ट के माध्यम से भारत चल रहा था और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ गया, तो उसके हिसाब से 1935 का एक्ट है वो इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं केंद्र के मामले में। केंद्र के मामले में दूसरा हुआ कि 3 तरह की सूचियां बनेगी, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। उन सूचियों के नाम से केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा होगा। एक चौथी सूची होगी जो अवशिष्ट विषय की होंगी, उस अवशिष्ट विषय को वो गवर्नर जनरल कंट्रोल करेंगे। केंद्र की स्तर पर एक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। और उस टाइम में जो बर्मा और अदन जो देश थे उन दोनों को स्वतंत्र कर दिया गया, उनके अपने कानून बना के दिए गए। भारत में 2-3 नए प्रांत बनाए गए जिसमें उड़ीसा, सिंध प्रांत और एक उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत है, वो उसको गवर्नर का प्रांत बना गया। उसमें अब आज की यूटी की तरह गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, जिसके खान अब्दुल गफ्फार खान आप जानते ही हो, उनके प्रांत को उस टाइम में गवर्नर का प्रांत बना दिया। और संघ में एक द्विसदनीय व्यवस्था थी जो 1919 से चली आ रही थी। उसमें सीटों का बंटवारा बड़ा ही खराब तरीके से हुआ, जिसमें उच्च सदन को नाम दिया जाता है राज्य परिषद, निचले वाले सदन को दिया जाता है निचला सदन या संघीय सभा। निचले सदन में लोगों के द्वारा तो कोई सीट ही नहीं चुनी जाती, 250 सीटें थी, वो विधान सभाओं से चुनी जाती थी। और
125 थी वो राजाओं द्वारा मनोनीत की जाती थी, देशी राजाओं द्वारा। और दूसरी व्यवस्था जिसमें 200 कितने सदस्य थे, 60 सदस्य थे। 260 में से 156 सदस्य वो लोगों द्वारा इलेक्टेड और 104 सदस्य वो देशी राजाओं द्वारा मनोनीत किया जा सकते हैं। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्यसभा के लोग तो लोगों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लोगों द्वारा चुने जाते हैं, और लोकसभा के सांसद है वो एकदम ऐसे राज्यसभा की भांति संरचना होती थी कि भाई विधानसभा के सदस्य है वो लोकसभा के सदस्यों को चुनाव कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था विचित्र व्यवस्था थी। उसके बाद महिलाओं को पुरुषों के समान वोटिंग पावर दी गई, वोटिंग पावर 10% तक बढ़ा दी गई। मताधिकार का अधिकार है वो भारतीयों को 10% दिया गया। उसके बाद यह किया गया कुछ सीटें दलितों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी रिजर्व की गई। ये चीजें आपने सारी पढ़ ली। ठीक है, और इतनी सारी थी, उसमें कुछ अलग ही नहीं था। ये हो गए अपने सारे। 80% थी उसमें फाइनेंस जो था, वित्त का मामला था, उसमें वोटिंग की पावर गवर्नर जनरल की थी। गवर्नर जनरल 40% अनुदान की मांगों पे मतदान कर सकता था, उसकी पावर अनुदान की मांगों पे 40% तक की कटौती कर सकता था। गवर्नर जनरल के पास आपातकाल की शक्तियां थी, गवर्नर जनरल के पास ऑर्डिनेंस या अध्यादेश की पावर थी। तो ये सारी पावर गवर्नर जनरल की। राज्यों के मामले में यह कर दिया गया, राज्यों के जो कुछ राज्यों में द्विसदन की व्यवस्था स्टार्ट कर दी। राज्यों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम में थी आरक्षित और हस्तांतरित विषयों की, वो समाप्त कर दी गई। राज्यों के सारे विषय है वो राज्यों को पकड़ा दिया गया कि आप संभालो, और उनमें उनका सीधा था वो गवर्नर जनरल को उनके कार्यों से मुक्त कर दिया गया। और जब ब्रिटेन की महारानी के अंदर राज्य सीधा ब्रिटेन की महारानी के कंट्रोल में आने लगे, जैसे मान लो कि बंगाल बिहार है, वो ऐसे नहीं कि अब गवर्नर जनरल उनको संभालेगा, अब उनके जो मामले होंगे वो डायरेक्ट महारानी देखेगी। तो ये वाले मामले हो गए। और कुछ सांप्रदायिक पंचायत जैसी होगी, वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई। ठीक है, इतनी सब कुछ चीजें थी। संविधान के बारे में एक चीज ये होगी कि संविधान बहुत ज्यादा कठोर था, भारतीय इसमें संविधान का संशोधन नहीं कर सकते थे। भारतीयों के बजाय जो भारतीय संविधान संशोधन का सिर्फ प्रस्ताव कर सकते थे। अंग्रेजी सरकारी अंग्रेजी पार्लियामेंट है वो संविधान संशोधन कर सकती थी। इसका मतलब सिंपल हुआ, भारतीयों के पास ऐसा संविधान दिया गया था जो ना तो खुद के द्वारा तैयार किया गया था, ना उसमें कुछ संशोधन कर सकते, और उसके बाद अंग्रेजों की तारीफ की जानी चाहिए। वो आप जानो की जानी नहीं चाहिए, पर कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी तारीफ की जानी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता, इसके बाद तो नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने अपना शासन बनाने के लिए, जिसके बाद नेहरू जी का कोर्स आता ही है कि ब्रेक दे दिए गाड़ी में, खूब सारे ब्रेक दे दिए, इंजन नहीं दिया, अब कैसे चलाए। दूसरा लिनलिथगो ने भी बोल दिया, जो गवर्नर जनरल रहा था, लिनलिथगो प्रस्ताव है, उसने ये बोल दिया था कि हमारा तो मेन टारगेट ही शासन करना था, ये तो हम आपको झुंझुना थमा रहे हैं, ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है वो शासन प्रणाली को कुछ तरीके से इस तरीके से स्थापित करना है जिससे हमारा शासन लंबे समय तक चल सके। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम इस प्रकार है, आप इसमें देख सकते हो दो तरीके से। और इसके बाद हम इसके बाद सारे अधिनियमों को एक साथ इनमें तुलनात्मक रूप से अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।